वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यूनिट में थर्मल स्ट्रेसेस टॉपिक के प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल को करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा, कुछ प्रॉब्लम्स आपको खुद से सॉल्व करना है। तो ये वो सैंपल प्रॉब्लम्स हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे जा चुके हैं या फ्यूचर में आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर स्ट्रेसेस, एक्सप्लेन, एंड व्हाट इज द प्रोसीड्योर ऑफ फाइंडिंग थर्मल स्ट्रेसेस इन अ कंपोजिट बार। इस टॉपिक से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो यहाँ से शॉर्ट, लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव एंड डेरिवेशनल टाइप क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रॉब्लम है व्हाट डू यू मीन बाय द टेम्परेचर स्ट्रेसेस। तो हमने इसको डिफाइन किया था कि द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आप एक दो केसेस स्टार्टिंग अगर एक्सप्लेन बोला है तो एक्सप्लेनेशन में आप एक दो केसेस ले लेंगे, या हमारा केस सेकंड ही ले लें कि अगर बॉडी दोनों एंड पे फिक्स्ड है, अगर बॉडी को हीट कर दें तो बॉडी का डिफॉर्मेशन क्या होगा, अल्फा डेल्टा टीएल, और उसको रेजिस्ट करने के लिए फिक्स सपोर्ट रिएक्शन लगाएगा, और उस रिएक्शन की हेल्प से हमने स्ट्रेस को डिटरमाइन किया था, डेट इज अल्फा डेल्टा टी ई, वेयर अल्फा इज आप बताएंगे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जिसका यूनिट पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, ई इज यंग्स मॉडुलस। तो आप इसी में केस कोई भी एक केस आप वहां पे डिराइव करके बता दें तो वो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा थर्मल स्ट्रेसेस का, तो यहां से आपको कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगा। और हमारा सेकंड प्रॉब्लम है व्हाट इज द प्रोसीड्योर ऑफ फाइंडिंग थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार। तो जब कंपोजिट बार के लिए भी हमने आपको बताया था इन द लर्निंग मॉड्यूल कि जब दो अलग अलग मटेरियल्स हैं लाइक स्टील एंड कॉपर, और जब आप इसको हीट करेंगे तो दोनों ही बॉडी के लिए लेंथ जो सेम है, और जब आपने हीट किया तो अल्फा दोनों का सेम नहीं है, तो जिस मटेरियल का अल्फा अधिक होगा वो बॉडी अपने आप में कंप्रेशन में होगा, क्योंकि वो बॉडी अधिक एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा बट दूसरा बॉडी उसको पुल डाउन करेगा, तो इट विल बी इन कंप्रेशन। बट जो कॉपर बॉडी है जो अधिक डिफॉर्म कर रहा था, वो जो कम डिफॉर्म कर रहा है जो स्टील, उसको अपने लिमिट से अधिक डिफॉर्म कराएगा। तो इसको पूरा आप एक्सप्लेन कर देंगे। और थर्मल स्ट्रेस हमने कैलकुलेट कैसे किया था, तो हमने बोला था एक बॉडी दूसरे बॉडी पे म्यूचुअली एक दूसरे पे फोर्स डेवलप करता है, एंड दैट फोर्स इज सिग्मा सी ए सी इज इक्वल टू सिग्मा एस ए एस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज स्टील का स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील, और कॉपर का स्ट्रेस एंड कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, इन दोनों को इक्वेट करा देते। ये क्या है, लोड है, दैट इज लोड इन स्टील इज इक्वल टू लोड इन कॉपर। तो ये पहला इक्वेशन बना। अब दूसरा इक्वेशन ये था कि अगर कंपोजिट बार है कि दोनों ही बार्स में डिफॉर्मेशन क्या होते हैं, सेम, इट इज डिफॉर्मेशन इन कॉपर इज डिफॉर्मेशन इन स्टील। अब डिफॉर्मेशन को हमने पूरा कंप्लीट इक्वेशन लिख के दिया था कि कॉपर का डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर प्लस कॉपर का कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू फोर्स इज इक्वल टू स्टील का डिफॉर्मेशन या स्टील का एक्सटेंशन ड्यू टू टेम्परेचर और स्टील का एक्सटेंशन ड्यू टू फोर्स। तो इन चारों इक्वेशंस को, चारों फॉर्मूला को हमने एक दूसरे से ऐड करके सेकंड इक्वेशन बनाया। उसी को कुछ रीअरेंज करके हमने बताया कि इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके हम स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपको लर्निंग मॉड्यूल में दिया हुआ है। उस लर्निंग मॉड्यूल को आप समझेंगे, उस इक्वेशंस को ध्यान रखेंगे, तो आप इस तरह के थ्योरेटिकल टाइप प्रॉब्लम जहां आपसे एक्सप्लेन पूछा जाए या प्रोसीडियर पूछा जाए तो आप पूरा उसको लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं, तो ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल टाइप प्रॉब्लम। नाउ वी विल गो टू द न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स, कि देखते हैं इस टॉपिक से न्यूमेरिकली प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करना है, प्रॉब्लम कैसा पूछा जाता है, और उसको हम फॉर्मूला को यूज करके किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारा ये पहला प्रॉब्लम, इसमें दे रखा है कि स्टील बार of 2.5 centimeter diameter is given 2.5 centimeter is rigidly attached to two parallel supports, मीन दो पैरेलल सपोर्ट्स हैं, उनके बीच में ये rigidly attached है, which are 5 meter apart, means length of the body is 5 meter, clear, length of the body is 5 meter, दो सपोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस है 5 मीटर। Find the pull exerted by on the support when the temperature is increased by 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो बार जो है उस पे जो सपोर्ट है, या हम बोल सकते हैं फाइंड द पुल एक्सर्टेड बाय द बार ऑन द सपोर्ट। तो ये जो बार है वो सपोर्ट पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है,
तो ये हमें डिटरमाइन करना है। तो बार सपोर्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है और उतना ही फोर्स सपोर्ट बार को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको वो रिएक्शन डिटरमाइन करना है, दैट इज रिएक्शन डेवलप्ड ऑन दैट सपोर्ट इफ डेल्टा टी इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहला प्रॉब्लम है इफ द सपोर्ट डू नॉट यील्ड, मीन्स अगर उस दोनों सपोर्ट्स के बीच में किसी प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन ना हो, मीन्स नेट चेंज इन लेंथ क्या होगा, 0। तो पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लें। पार्ट ए, सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, इट इज डायामीटर, लेंथ 5 मीटर, वी हैव टू डिटरमाइन रिएक्शन और फोर्स ऑन द सपोर्ट, डेल टी इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। देन वी नो दैट जब भी बॉडी के दोनों ही सपोर्ट्स, दोनों एंड को अगर फिक्स कर दिया जाए, देन थर्मल स्ट्रेस इज अल्फा डेल्टा टी ई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कर ले। अगर थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाए, उसी थर्मल स्ट्रेस में अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज दिस थर्मल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू reaction upon area which is load upon area, then from the equation we can say that R is equal to, or axial pull exerted by the bar on the support is equal to alpha delta T E and A। अब वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू इज गिवन अल्फा इनटू डेल्टा टी इनटू ई ऑफ स्टील इज 210 गीगा पास्कल, तो आप इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब ये डायामीटर क्यों दे रखा है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट कर सकें। एंड फॉर सर्कुलर सेक्शन डायामीटर इज 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज 25 mm। अब उसको एरिया के फॉर्म में लिख दें। When you will solve this, you will get load or force exerted by the bar on the support. This is 123,700 Newton, that is 123,700 Newton, which is equal to 123.7 किलो न्यूटन। तो इसी तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को, ये पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। तो ये भी बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है कि सारे डायमेंशन दे रखे हैं, आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना था। स्ट्रेस कैलकुलेट न करा करके आपसे उसने पूछ दिया है कि फिक्स सपोर्ट का रिएक्शन कितना होगा, और फिक्स सपोर्ट का रिएक्शन उतना ही होगा जितना बार उस सपोर्ट पे फोर्स लगाएगा। तो हमने वो रिएक्शन आप बोलिए या बार का फोर्स बोलिए, जो बार एग्जैक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है सपोर्ट पे, दोनों सेम है। और ये कितना आ गया, इट इज 123.7 किलो न्यूटन। तो दिस इज अ पार्ट 1 प्रॉब्लम। अब पार्ट बी समझते हैं। पार्ट बी में क्या दे रखा है, इफ यील्डिंग ऑफ सपोर्ट इज 0.25 सेंटीमीटर। यील्डिंग का मतलब होता है कि जो दो सपोर्ट 5 मीटर डिस्टेंस पे थे, तो जब टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे तो सपोर्ट 0.25 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो जाएगा। मीन्स उसमें डिफॉर्मेशन तो हो रहा है, बट दैट डिफॉर्मेशन इज लिमिटेड अप टू 0.25 सेंटीमीटर। तो हम बोल सकते हैं इसके स्ट्रेस को कैलकुलेशन करने के लिए हमने लर्निंग मॉड्यूल में यील्डिंग सपोर्ट्स के प्रॉब्लम को नहीं किया है, या इसके थ्योरी को भी डिस्कस नहीं किया है। तो जब यील्डिंग सपोर्ट्स का प्रॉब्लम होगा तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। That is net change in length for yielding support delta L net is 0.25 सेंटीमीटर। मीन्स ये yielding का पार्ट दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर एंड डेट इज डेल्टा एल नेट। बट जब दोनों एंड फिक्स रिजिडली होता था तो यही डेल्टा एल नेट क्या होता है, 0। वहीं से तो थर्मल का फॉर्मूला मिला है अल्फा डेल्टा टी ई। अब वो डेल्टा एल नेट 0 ना होके 0.25 है, तो डेल्टा एल नेट क्या था, तो टेम्परेचर को बढ़ाने से बॉडी का डिफॉर्मेशन होगा अल्फा डेल्टा टी एल, लेंथ ऑफ द बॉडी, और इतना ही डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा हमारा फिक्स सपोर्ट के कंप्रेसिव फोर्सेस, डेट इज सिग्मा एल अपॉन ई विच इज इक्वल टू 0.25। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सिग्मा एल अपॉन ई इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी एल माइनस 0.25, and from this equation we can write
अल्फा डेल्टा टी एल माइनस 0.25 इंटू यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय लेंथ। तो जब यील्डिंग सपोर्ट्स के प्रॉब्लम्स हो तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, टोटल डिफॉर्मेशन ड्यू टू थर्मल माइनस डिफॉर्मेशन ड्यू टू कंप्रेसिव रिएक्शंस इज इक्वल टू टोटल अलाउएबल डिफॉर्मेशन। अलाउएबल डिफॉर्मेशन कितना है? 0.25। तो यहां से स्ट्रेस मिल जाएगा। अब जब स्ट्रेस मिल गया तो इसी को हम लिख सकते हैं इट इज रिएक्शन अपॉन एरिया। जब इस कंप्लीट फॉर्मूला को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज आर विल बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी एल माइनस 0.25 इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया अपॉन लेंथ। अब एक चीज और, ये हमने जो टर्म पुट किया है यहां पे सेंटीमीटर, बट आप वैल्यूज पुट करेंगे यहां पे किस में? तो mm स्क्वायर में पुट करने वाले हैं। तो इज बेटर टू यूज दिस सेंटीमीटर इन द mm, ताकि हमारे सारे डायमेंशंस mm में हम यूज करें और रिएक्शन हमारा डायरेक्टली न्यूटन में आ जाए। तो दिस 0.25 कैन बी रिप्लेस्ड बाय 2.5 mm। नाउ दिस इज इन mm। अब आप वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा दे रखा था हमें, अब देखिए यहां पे हमने अल्फा का डायरेक्टली वैल्यू पुट किया, डेट इज 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू डेल्टा टी इज 100। लेंथ दिया था 5 मीटर, हमने कन्वर्ट किया mm में, माइनस 2.5। यंग्स मॉडुलस इज 210 गीगा पास्कल, डेट इज 210 इंटू 10 क्यूब इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर 25 स्क्वायर अपॉन लेंथ, डेट इज 5000। तो सॉल्व किया तो हमें इक्वेशन मिला यहां से 72.15 किलो न्यूटन। इट इज 72.15 किलो न्यूटन। तो अगर पिछला जो प्रॉब्लम था, जो पार्ट बी था, यहां का जो रिएक्शन मिला डेट इज 123.7 किलो न्यूटन। मीन्स जब सपोर्ट यील्डिंग नहीं था तो वो सपोर्ट अधिक रिएक्शन दे रहा था, डेट इज 123.7 किलो न्यूटन। जब वो सपोर्ट 0.25 सेंटीमीटर या 2.5 mm जब वो यील्ड हो रहा है, जब डिफॉर्म कर रहा है, तब उसका रिएक्शन कम हो जाएगा एंड दैट रिएक्शन इज 72 किलो न्यूटन। तो इसी तरीके से आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है यील्डिंग सपोर्ट एंड नॉन यील्डिंग सपोर्ट में। यील्डिंग सपोर्ट है तो अलाउएबल डिफॉर्मेशन आपको दिया हुआ होगा, और नॉन यील्डिंग सपोर्ट है तो बोथ एंड विल बी रिजिडली फिक्स्ड। तो ऐसे कंडीशन में नेट डिफॉर्मेशन विल बी 0, और ऐसा आपको थर्मल का फॉर्मूला डायरेक्टली आपको पता है अल्फा डेल्टा टी एल। तो यहां से हम एक नया कंसेप्ट सीखें कि जब भी नॉन यील्डिंग सपोर्ट होगा तो आप थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला डायरेक्टली इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर यील्डिंग सपोर्ट। जब आपको एक अलाउएबल डिफॉर्मेशन दे रखा हो, दैट इज टोटल डिफॉर्मेशन अल्फा डेल्टा टी एल माइनस अलाउएबल डिफॉर्मेशन, जितना बॉडी डिफॉर्म हो सकता है, दैट इज लेट दिस इज लैम्डा इनटू Young's modulus divided by length of the body, then this is the thermal stress in case of yielding supports। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को यूज अगर पता है तो आप फॉर्मूला को यूज करके प्रॉब्लम को यहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलेंगे हम लोग अपने अगले प्रॉब्लम पे और देखते हैं उस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है और उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम में दिया है अ कॉपर बार ए बी ऑफ लेंथ 2 मीटर इज प्लेस्ड इन अ पोजिशन एट रूम टेम्परेचर with a gap of 2.5 mm between end A and a rigid restraint. Calculate the axial compressive stress sigma C in the bar if the temperature rises is 100 degree centigrade where alpha and E is given। तो ये भी हमारा पार्शियल एक्सपेंशन का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि बोल रखा है एक कॉपर बार ए बी है जिसका लेंथ 2 मीटर है, is placed in position at a room temperature with a gap of 0.25 mm। मीन्स एक गैप दे रखा है जिसे हमने लैम्डा अगर बोल दें, विच इज 0.25 mm। बॉडी का टोटल लेंथ दे रखा है 2 मीटर, लेंथ ऑफ द कॉपर बार इज 2 मीटर, दैट इज 2000 mm। कैलकुलेट द एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, मीन सिग्मा सी स्ट्रेस डिटरमाइन करने बोला है इफ टेम्परेचर दैट इज डेल्टी इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अल्फा इज 18 into 10 to the power -6 per degree centigrade and E is
1 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा या नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है क्या टोटल डिफॉर्मेशन दैट इज अल्फा डेल्टा टी या लैम्डा से बड़ा है या छोटा है। क्योंकि अगर गैप 0.25 है और आपका बॉडी का डिफॉर्मेशन 0.25 से कम हो रहा है या 0.25 के बराबर हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में बॉडी पे सपोर्ट तो रिएक्शन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जो बॉडी है वो सपोर्ट को टच नहीं करेगा, और जब बॉडी सपोर्ट को टच नहीं करेगा देन देयर विल बी नो रिएक्शन डेवलप्ड इन द बॉडी और सपोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज टोटल डिफॉर्मेशन इन द बॉडी। तो डेल्टा एल ड्यू टू टेम्परेचर इज 3.6 mm। मीन्स अगर बॉडी कंप्लीटली फ्री होता तो बॉडी 3.6 mm डिफॉर्म हो सकता था, बट बॉडी डिफॉर्म हो कितना पा रहा है, ओनली 0.25, क्योंकि जितना गैप है उतना ही डिफॉर्मेशन होगा। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट थर्मल स्ट्रेस, जो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला अभी लास्ट प्रॉब्लम में लिखा, दैट इज टोटल डिफॉर्मेशन इज 3.6 अल्फा डेल्टा टीएल माइनस अलाउएबल डिफॉर्मेशन 0.25। अब हम अलाउएबल डिफॉर्मेशन माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि 0.25 बॉडी जब 0.25 mm तक डिफॉर्म करेगा तब तक कोई थर्मल डिफॉर्मेशन थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा। थर्मल स्ट्रेस तब प्रोड्यूस होता है जितने पार्ट के हमने उसके डिफॉर्मेशन को रोका है। तो डिफॉर्मेशन हमने रोका है 3.6 माइनस 0.25 mm के लिए। तो दिस इज टोटल डिफॉर्मेशन माइनस अलाउएबल डिफॉर्मेशन इनटू यंग्स मॉडुलस divided by total length of the body that is 2000। आप इसको सॉल्व कर लें तो हमारा थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा, एंड दैट थर्मल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू 167.5 मेगा पास्कल। और क्योंकि ये हीटिंग का प्रॉब्लम है तो बॉडी जो सपोर्ट जब जाके टच करेगा तो सपोर्ट बॉडी को कंप्रेस करेगा, हेंस इट्स थर्मल स्ट्रेस इज कंप्रेसिव इन नेचर। तो वो तो प्रॉब्लम में ऐसे भी मेंशन था कि डिटरमाइन टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस विच इज 167.5 मेगा पास्कल। तो पार्शियल एक्सपेंशन वाले प्रॉब्लम्स या यील्डिंग सपोर्ट वाले प्रॉब्लम्स को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो हमने 2 प्रॉब्लम इस पे सॉल्व कर लिया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं अगले प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है और उसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारा तीसरा प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में दिया है कि फॉर एन असेंबली शोन बिलो determine the stresses in each rod after a temperature rise of 30 degrees centigrade, mean delta T is 30 degrees centigrade. Area of steel rod is 800 mm square and area of bronze rod is 1400 mm square. Young's modulus of steel ES is 200 kilonewton per mm square, it is 200 into 10 cube megapascal, and that of bronze is 80 into 10 cube upon Newton per mm square, is 80 kilonewton per mm square, that is 80 into 10 cube Newton per mm square. Alpha is 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade, and alpha of bronze, then this is alpha of steel, that is 12 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade, and alpha of bronze is 20 into 10 to the power minus 6 per degree centigrade. Means दोनों ही मटेरियल्स का अल्फा दे रखा है, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, आपसे बोला है डिटरमाइन स्ट्रेसेस इन ईच रॉड। अब इस असेंबली को पहले देखें तो ये असेंबली हमने पहले भी स्टडी किया हुआ है, दैट इज दिस असेंबली इज रिलेटेड टू बार्स इन पैरेलल, क्योंकि 3 अलग अलग बार्स हैं, 2 स्टील के हैं, 1 ब्रॉन्ज के हैं, बॉडी सिमेट्रिक में है और लोड भी सिमेट्रिकल है, दैट इज 200 किलो न्यूटन। तो हमें पता था कि जब ऐसे कंडीशन पे लोड सिमेट्रिक लगा होता है बॉडी पे तो जो डिफॉर्मेशन होता है दैट डिफॉर्मेशन इज इक्वल। जो स्टील और ब्रॉन्ज का डिफॉर्मेशन क्या होगा, सेम। तो सबसे पहले हम स्टील और डिफॉर्मेशन के ब्रॉन्ज को इक्वेट तो कराएंगे, लेकिन उसके पहले ये देखें कि ये प्रॉब्लम एक्सटर्नल लोड का तो है, साथ ही साथ थर्मल का भी प्रॉब्लम है। मीन्स ये दोनों ही प्रॉब्लम्स को साथ में इसको ऐड किया गया है। एक तो हमने जो बार्स इन पैरेलल अभी प्रीवियसली स्टडी किया था उस पे एक्सटर्नल लोड लगा होता था, तो उसको हम सॉल्व करते थे। टोटल लोड इज लोड इन स्टील प्लस लोड इन ब्रॉन्ज प्लस लोड इन स्टील। तो यहां से हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि टोटल लोड इट इज P इज 2 times ऑफ स्टील प्लस 1 time ऑफ ब्रॉन्ज।
क्योंकि स्टील 2 बार है, 1 बार ब्रॉन्ज है। अब टोटल लोड है 200 किलो न्यूटन, दैट इज 200 इंटू 10 क्यूब। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने लोडिंग से पहले इन दोनों टोटल लोड से कुछ लोड स्टील शेयर करेगा, कुछ ब्रॉन्ज कुछ स्टील, जैसे हमने प्रीवियसली सॉल्व किया है। ये दोनों एक इक्वेशन हमने बना लिया। नाउ अब हमें पता है कि जब बॉडी पैरेलल होता है, कंपोजिट बार्स होते हैं, तो इन सारे बार्स का डिफॉर्मेशन क्या होगा? सेम। तो डिफॉर्मेशंस को हम जब भी इक्वेट कराते हैं तो एक स्टील का ब्रॉन्ज के साथ कराएंगे। डिफॉर्मेशन इन वन स्टील इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन वन ब्रॉन्ज। तो डेल्टा ऑफ स्टील इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ ब्रॉन्ज। अब देखिए जो डिफॉर्मेशन है, अगर ये केवल थर्मल का प्रॉब्लम नहीं होता, सिर्फ लोडिंग का प्रॉब्लम होता, तो डिफॉर्मेशन आप लिख सकते थे PS LS अपॉन ASES, दैट इज डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सियल लोड। बट यहां पे डिफॉर्मेशन केवल एक्सियल लोड के साथ कारण नहीं, यहां पे टेम्परेचर के कारण भी है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो स्टील एक्सपेंड होंगे, और कितना एक्सपेंड होंगे? तो अल्फा डेल्टा TL एक्सपेंड होंगे। तो वी कैन राइट जो स्टील का डिफॉर्मेशन है वो टेम्परेचर के कारण कितना होगा? तो अल्फा डेल्टा TL, दैट इज अल्फा ऑफ स्टील इंटू डेल्टा T इंटू लेंथ ऑफ स्टील, प्लस उसी स्टील का डिफॉर्मेशन एक्सियल लोड के कारण इस PS LS अपॉन ASES। सिमिलर इक्वेशन हमने ब्रॉन्ज के लिए भी लिख लिया। अब आप यहां पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 एक स्मॉल इक्वेशन आप बना लेंगे, फिर इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हम स्ट्रेस का कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर लोड मिल जाएगा तो लोड मिलने के बाद स्ट्रेस का कैलकुलेशन वी कैन फाइंड आउट। देखिए पहले हमने स्टील के लिए लिखा है, अगर ये आप समझ जाए तो सिमिलरली आप ब्रॉन्ज के लिए भी लिख सकते हैं। दैट इज अल्फा ऑफ स्टील इज 12 इंटू 10⁻⁻⁶, डेल्टा T इज 30 एंड लेंथ इज 0.8 मीटर को हमने mm में कन्वर्ट किया, प्लस लोड इन स्टील जो अभी हमें डिटरमाइन नहीं किया है उसको डिटरमाइन करना है, इनटू लेंथ इन स्टील डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील, दैट इज 800 into Young's modulus, that is 200 into 10 cube. Similar equation can be written for the bronze part and that will be equal to, ये हमने ब्रॉन्ज के लिए भी लिख लिया। तो सिमिलरली अगर अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो आफ्टर द सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट 0.2888 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू लोड इन स्टील इज इक्वल टू 0.72 प्लस 1.07 इंटू 10⁻⁵ लोड इन ब्रॉन्ज। अब ये जब दो इक्वेशंस हैं, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हमने पहले लिखा हुआ है, और इस इक्वेशन को हमने मान लिया दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को आप इक्वेशन 2 में पुट करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, एंड आफ्टर पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 यू विल गेट, तो लोड इन स्टील इज 97427.16 न्यूटन एंड लोड इन bronze is 5145.66 Newton. So now you can calculate stresses in each rods. Then these are the stresses in steel and bronze. और स्टील के each rod का ये स्ट्रेस है, और ब्रॉन्ज का ये सिंगल ब्रॉन्ज है तो उसका स्ट्रेस है 3.67 MPa. And both the stresses are tensile in nature because load is acting tensile. तो इस प्रॉब्लम को अगर हम फिर से समराइज करें तो बार्स इन पैरेलल वाला पार्ट तो आपको समझ में आया ही होगा कि जो हम अगर यहाँ टेम्परेचर नहीं दिया होता तो आप केवल PS LS ASES इज इक्वल टू PB LB अपॉन AB EB से सॉल्व करके हम लोड्स लिखते और स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते थे। ऐसे हमने बहुत सारे प्रॉब्लम प्रीवियसली सॉल्व किया हुआ है। इसमें केवल एक्स्ट्रा पार्ट है कि टेम्परेचर को ऐड कर दिया है, तो टेम्परेचर के कारण डिफॉर्मेशन आप दोनों साइड ऐड कर देंगे। जैसे ही डिफॉर्मेशन को आप दोनों साइड ऐड करेंगे उसके बाद आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारे कैलकुलेशन सेम। अब एक चीज आप देख सकते हैं कि जो भी हमने लोड लिखा उस लोड से ही हमने स्ट्रेस कैलकुलेट कर दिया। क्या थर्मल के कारण यहां कोई स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा? तो ऑब्वियसली स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जब वन एंड फ्री है तो बॉडी पे जब टेम्परेचर इंक्रीज कराएंगे तो बॉडी तो डिफॉर्म हो जा रहा है, उसको डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कोई सपोर्ट कर नहीं रहा है, और जब तक रेजिस्ट नहीं करेगा तब तक थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस नहीं होगा।
तो दिस थर्मल स्ट्रेस या जो भी आप यहाँ पे स्ट्रेस कैलकुलेट किए हैं, दिस स्ट्रेस इज ओनली ड्यू टू लोडिंग कंडीशन। बट ये ध्यान रखना है, थर्मल का इफेक्ट सिर्फ इतना है कि जो बॉडी का डिफॉर्मेशन बराबर है, वो डिफॉर्मेशन बराबर करने में थर्मल का भी हाथ है, इसलिए हमने थर्मल के इक्वेशन को यूज किया यहाँ। अदरवाइज इन द स्ट्रेस इक्वेशन हम थर्मल का कोई भी यूज नहीं करेंगे, हम केवल डिफॉर्मेशन को इक्वेट करा के लोड्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब उस लोड से हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है और उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखते हैं हमारा फोर्थ एंड लास्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू थर्मल स्ट्रेस टॉपिक। तो थर्मल स्ट्रेस टॉपिक का हमारा चौथा और ये लास्ट प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, पहले पढ़े प्रॉब्लम को। बोला स्टील बार इज सैंडविच बिटवीन टू कॉपर बार्स ईच हैविंग द सेम एरिया एंड सेम लेंथ एज द स्टील बार। मीन्स एक स्टील बार है और वो एक स्टील बार जिसे डायग्राम में हमें दिख रहा है वो सैंडविच्ड है दो कॉपर बार्स के बीच में। ठीक है, दो सारे बार्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ सेम है। मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच कॉपर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील। मींस किसी का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक या कम नहीं है, सबका एरिया सेम, लेंथ सेम। एट एन इनिशियल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहला डेटा हमें मिला है कि बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर आपको 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। These are rigidly connected together at both the ends, मीन्स दोनों ही एंड्स पे ये rigidly connected है। अब बोला when the temperature is raised at 200 डिग्री सेंटीग्रेड, when the temperature is raised at 260 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए इनिशियल 10 था और रेज किया गया 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इट मीन्स डेल्टा टी इज 250 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। द लेंथ इंक्रीज बाय 1 mm। अब बोल रहा है टेम्परेचर बढ़ाने के कारण इसका लेंथ 1 mm बढ़ गया है। तो ठीक है, बढ़ गया है। डिटरमाइन, इट मीन्स डेल्टा एल इज 1 mm। और ये डेल्टा एल दोनों के लिए कंबाइंड है, अलग अलग नहीं है, सबके लिए कंबाइंड है क्योंकि कॉम्पोजिट बार का प्रॉब्लम है। डिटरमाइन द ओरिजिनल लेंथ, आपसे पूछ दिया है ओरिजिनल लेंथ एंड द फाइनल स्ट्रेसेस इन द बार, और बार में स्ट्रेसेस कितना रहा होगा इफ ई एंड अल्फा ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इज गिवन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने पता था कि कंपोजिट बार के प्रॉब्लम्स में हमने स्टडी किया था कि जब भी प्रॉब्लम्स कंपोजिट बार का हो तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले लोड इन कॉपर और लोड इन स्टील क्या होता है, सेम, मतलब सिग्मा एस ए एस इज इक्वल टू सिग्मा सी ए सी। तो सबसे पहला इक्वेशन हमने लिख लिया कि फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया इन स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस इन कॉपर इनटू एरिया ऑफ कॉपर। तो देखिए प्रॉब्लम में दिया था कि सेम एरिया ऑफ कॉपर एंड स्टील, बट इस बॉडी में स्टील तो एक ही है जिसका एरिया ए है, बट कॉपर 2 है, डेट इज एरिया प्लस एरिया। तो इस पूरे सिस्टम में कॉपर का 2 एरिया है और स्टील का 1 एरिया है। तो अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो इट इज ए इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए। ये बात ध्यान रखेंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं कि दोनों ही क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिलीट कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। एरिया को कैंसल आउट नहीं करना है क्योंकि कॉपर का एरिया, यहाँ पे कॉपर के 2 प्लेट्स हैं या 2 बार्स हैं, और जब 2 बार्स हैं तो कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल हो जाएगा स्टील के रिस्पेक्ट में। तो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज सिग्मा एस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा सी। नाउ अगर टेम्परेचर को बढ़ाया गया है तो हमें यह पता था कि अल्फा ऑफ कॉपर इज मोर देन अल्फा ऑफ स्टील, मीन्स कॉपर अपने लिमिट से कम डिफॉर्म होगा क्योंकि स्टील उसे पुल डाउन करेगा, और स्टील अपने लिमिट से अधिक डिफॉर्म करेगा क्योंकि स्टील का अल्फा तो कम है तो कम डिफॉर्म कर रहा है, बट कॉपर उसे आगे खींचेगा और स्टील का डिफॉर्मेशन अधिक होगा। तो हम फ्रॉम कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं। तो फ्रॉम कॉम्पेटिबिलिटी डिफॉर्मेशन ड्यू टू थर्मल और डिफॉर्मेशन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, हीटिंग के कारण स्टील का डिफॉर्मेशन इज अल्फा डेल्टा टी एल, दैट इज अल्फा एस डेल्टा टी एल एस, प्लस अपने स्टील में जो डिफॉर्मेशन है वो अपने लिमिट से अधिक होगा
तो एक्सटेंशन होगा तो कितना होगा, तो सिग्मा एस एल एस अपॉन ई एस इज इक्वल टू इट इज पी एल अपॉन ए इज इक्वल टू कॉपर का थर्मल डिफॉर्मेशन इज अल्फा सी डेल्टा टी सी एल सी माइनस, बट कॉपर का डिफॉर्मेशन अपने लिमिट से कम हो रहा है, तो कितना कम हो रहा है, दैट इज माइनस ऑफ सिग्मा सी एल सी अपॉन ई सी। अब देखिए सारे टर्म्स में लेंथ है और लेंथ अगर सेम है तो अगर सबके जगह से लेंथ को अगर हम कैंसिल आउट करते जाए बिकॉज ऑल द लेंथ्स आर सेम, तो आवर सेकंड इक्वेशन बिकम्स, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया अल्फा एस डेल्टा टी प्लस सिग्मा एस अपॉन ई एस का वैल्यू इज इक्वल टू अल्फा सी डेल्टा टी माइनस सिग्मा सी अपॉन ई सी का वैल्यू। ये सारे टर्म्स आपको गिवन है, इन सबको पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर सेकंड माना। इक्वेशन 1 था हमारा सिग्मा एस इज इक्वल टू 2 सिग्मा सी, तो इस सिग्मा एस के जगह हमने रिप्लेस किया 2 सिग्मा सी से और सारे टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है, तो इट इज 3000 into 10⁻⁶ प्लस 2 सिग्मा सी अपॉन ई सी ई एस इज इक्वल टू 4500 into 10⁻⁶ माइनस ऑफ सिग्मा सी डिवाइडेड बाई ई सी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सिग्मा सी मिल जाएगा एंड दैट सिग्मा सी दैट इज स्ट्रेस इन कॉपर इज इक्वल टू 75 मेगापास्कल। और ये जो स्ट्रेस कॉपर का है वो कंप्रेसिव है क्योंकि कॉपर का अल्फा ज्यादा है। तो हमने इसके लर्निंग मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि अगर हीटिंग होता है तो जिस मटेरियल का अल्फा अधिक होता है उसमें कंप्रेसिव होता है, देन दिस स्ट्रेस इज कंप्रेसिव। अगर कॉपर का स्ट्रेस 75 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 sigma s is 2 times of sigma c which is 150 megapascal. This is tensile in nature. तो देखिए अभी सबसे पहले हमने स्ट्रेसेस को फाइंड आउट कर लिया, स्ट्रेस इन कॉपर एंड स्ट्रेस इन स्टील। तो इसी पार्ट को हमने आपको लर्निंग मॉड्यूल में बताया था कि जब कंपोजिट बार्स होते हैं तो आप सबसे पहले लोड्स को इक्वेट कराएंगे जो इक्वेशन नंबर 1 देगा, फिर आप डिफॉर्मेशन को इक्वेट कराएंगे जो फिर दोनों इक्वेशंस को यूज करके आप डायरेक्टली स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां पे जो हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखा था वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला था, ऑब्वियसली आप उसको रिमेंबर करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो इट्स बेटर कि आप जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें आप इस तरीके से सॉल्व कर लें, आपको वो रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं है। नाउ जब आप स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर लिए तो आपसे प्रॉब्लम में आपसे ओवरऑल लेंथ भी बोला है कि लेंथ बॉडी का टोटल कितना है अगर बॉडी का डिफॉर्मेशन 1 mm है। तो अगर बॉडी का डिफॉर्मेशन 1 mm है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डिफॉर्मेशन 1 mm होने के लिए उस बॉडी का लेंथ कितना रहा होगा। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखिए नेट डिफॉर्मेशन तो 1 mm है और जो 1 mm का डिफॉर्मेशन है वो स्टील के लिए भी है और कॉपर के लिए भी है। तो या तो आप स्टील का ये कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन इसको 1 mm से इक्वेट करा दें या आप कॉपर के कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन को या डिफॉर्मेशन के इक्वेशन को आप 1 से इक्वेट करा दें। दोनों में से आप किसी को भी इक्वेट करा सकते हैं 1 से, तो आपका लेंथ ऑफ स्टील मिल जाएगा या लेंथ ऑफ कॉपर, और ये दोनों लेंथ क्या है, सेम। तो अब देखिए स्टील का डिफॉर्मेशन कॉपर का डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू 1 mm। तो हमने स्टील के फॉर्मूला को लेट यूज किया, दैट इज अल्फा एस डेल्टा टी एल एस प्लस सिग्मा एस एल एस अपॉन ई एस। अगर इस इक्वेशन से हम लेंथ को अगर कॉमन ले लें, लेंथ इन स्टील इज टेकन एज कॉलम, देन इट इज अल्फा एस डेल्टा टी, अल्फा एस पता है डेल्टा टी पता है, प्लस सिग्मा एस अपॉन ई एस, ये भी आपको गिवन है। आप सारे वैल्यूज ब्रैकेट में पुट करके आप इसको 1 से इक्वेट करा देंगे, आपका लेंथ मिल जाएगा एंड दैट विल बी equal to then total length of steel and copper, the lengths are same, दोनों का लेंथ सेम है, that is 266.67 mm। then this is the complete solution related to composite bar। तो इस पूरे थर्मल स्ट्रेस में हमने 4 अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स किए। पहला हमने बोथ इन फिक्स्ड और यील्डिंग सपोर्ट का कर लिया। सेकेंड प्रॉब्लम हमने डायरेक्टली यील्डिंग सपोर्ट का नहीं था, लेकिन वो कंसेप्ट वही था कि यील्डिंग सपोर्ट ना बोल के आपको गैप दे रखा था। तो सेम प्रॉब्लम सेम फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट में यूज किया था। थर्ड प्रॉब्लम हमारा था कि अगर एक बार्स इन पैरेलल के साथ अगर थर्मल को भी यूज कर दें तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। एंड फोर्थ इज प्योरली बेस्ड अपॉन कंपोजिट बार्स, जिसमें हमने इक्वेशंस को यूज करके डिफॉर्मेशंस को यूज करके सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो अगर आप इन सारे प्रॉब्लम्स को अगर आप समझ सकते हैं तो इन्हीं के बेसिस पे आप थर्मल स्ट्रेसेस के बाकी और किसी प्रॉब्लम्स को उठा के आप प्रैक्टिस करते रहें तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे।